Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of IBS, that is Indian Banking System. Paper code is BBA302. So students, today we will discuss our topic, that is Banking Regulation Act as applicable to cooperative banks. हमने एक टॉपिक पढ़ा था जब हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की यूनिट कंप्लीट की थी, एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. आज हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट as applicable to cooperative banks. As you know, हमने रीजनल रूरल बैंक्स कंप्लीट कर लिया है, कोऑपरेटिव बैंक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या चीजें हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. The category of cooperative banks comprises of the primary, central, state, long and urban cooperative banks. बेसिकली जो cooperative banks है उसके अंदर कौन कौन से तरीके की कैटेगरीज ऑफ एडेड है, जैसे कि प्राइमरी, सेंट्रल, स्टेट, लॉन्ग एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. तो इस तरीके की कैटेगरी ऑफ बैंक्स जितनी भी हैं ये सारी की सारी कोऑपरेटिव बैंक्स में इंक्लूडेड होती हैं. They are organized cooperative societies which are registered and governed by state governments. Cooperative banks basically एक organized cooperative societies होती हैं जो basically registered और governed की जाती हैं state government के through under the respective cooperative societies act. cooperative societies act है, उसके अंतर्गत cooperative banks को regulate किया जाता है through state bank of स्टेट. जितने भी इंडिया के स्टेट बैंक हैं वो ही इसको रेगुलेट करती हैं. Thus matters relating to registration, administration, recruitments, liquidations, amalgamations are controlled by state governments. तो जितने भी मैटर्स कोऑपरेटिव बैंक्स के होते हैं जैसे कि amalgamation, recruitments, liquidations, registrations, administrations, तो इस तरीके के सारे ही वर्क जो कोऑपरेटिव बैंक्स की हैं वो बेसिकली कहाँ से कंट्रोल होते हैं? That is controlled by state government. As they perform the functions of bank, certain provisions of the Banking Regulation Act 1949 also apply to them. क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक तरीके से बिल्कुल सेम बैंकिंग फंक्शंस ही परफॉर्म कर रही हैं, तो अगर वो बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से उन्हें वह करना ही पड़ेगा. तो इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस बनाए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. Thus they are regulated by Reserve Bank of India so far as matters relating to banking are concerned. तो अगर वो बैंकिंग का वर्क कर रहे हैं तो ये बेसिकली रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट हो रहे होंगे. रिजर्व बैंक सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज फार weaker. They are subject to dual control, which remains a problem. Reserve Bank has however prescribed prudential norms relating to income recognition, asset classification and provisioning. तो रिजर्व बैंक ने भी कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स. उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं बैंक्स को. इसके बाद है यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग. कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत जगह बैंकर या बैंकिंग यूज होता है, तो उनका क्या मतलब है? कोऑपरेटिव बैंक शैल यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम और इन कनेक्शन विद इट्स बिजनेस एनी ऑफ द वर्ड्स. कोऑपरेटिव बैंक इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकती है, बैंक भी, बैंकर भी, बैंकिंग भी. दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू. अब ये कहाँ का अप्लाई नहीं है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में ये अप्लाई नहीं है. हम उनके आगे बैंक, बैंकर या बैंकिंग नहीं लगा सकते. कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ भी नहीं. देन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ भी बैंकिंग, बैंकर या बैंक वर्ड नहीं यूज किया जा सकता. इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक इनको यूज कर सकती है. और व्हाट इज बैंक? अ रिलेशनशिप ऑफ बैंकर विद हिज कस्टमर इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. आप लोग भी जानते हैं बैंकर का रिलेशन कस्टमर से क्या होता है? एक डेटर है और एक क्रेडिटर है. अ डिपॉजिटर हु डिपॉजिट्स मनी इन बैंक in his current account is nothing more than a creditor, and it cannot be said that there has been any entrustment to the bank for any particular purpose. तो सीधा सा बैंकर का रिलेशनशिप बताने का बहुत इजी डेफिनेशन दे रखी है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज. ऐसी कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है अंडर सेक्शन 6 जहां बैंकिंग कंपनीज मोस्टली एंगेज होती हैं? जैसे इन एडिशन टू द
the business of banking or banking company may engage in any one or more of the following business, namely the borrowing, raising or taking up of money, the lending or advancing of money, borrow करना, lend करना money, इस तरीके की चीज़ों में बैंकिंग से इन्वॉल्व रहती हैं. Drawing, making, accepting, discounting, buying, selling, collecting and dealing in bills of exchange. तो इस तरीके की चीज़ों में बैंकिंग मोस्टली इन्वॉल्व रहती है. प्रॉमिसरी नोट्स हो गया, bills of lading हो गया, railway receipts हो गई. So these are some of the things under which bankings are mostly engaged. Travel checks, underwriting, shares, debentures. So these some of the examples of this. Then second is acting as agent for any government or local authority or any other person or persons. तो बैंकिंग हमेशा से ही एक एजेंट के तरीके से भी वर्क करती है बैंक्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए और लोकल पब्लिक के लिए भी. Then contracting for public and private loans and negotiating and issuing same. और पब्लिक या प्राइवेट लोन्स को मेनली इशू करने का काम भी बैंक्स के हाथ में ही है थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. The effecting, ensuring, guaranteeing, underwriting, participating in managing and carrying out of any issue, public or private of state, municipal or other loans or of shares, stock, debentures or any stock of any company. तो इन चीज़ों में भी डील करती है बैंकिंग, मोस्टली इन्वॉल्व करती है. Then carrying on and transacting every kind of guarantee and indemnity business. Then managing, selling and reselling any property which may come into the possession of the company. Sell करना, resell करना, manage करना property को भी. This is also a work of banking. Then acquiring and holding and generally dealing with any property or any right. Then undertaking and executing trusts. Then undertaking the administration or estates and executor, trustee or otherwise. Then establishing and supporting or aiding in the establishment and support of associations या instruction funds, इस तरीके की चीज़ों में, या pensions, granting to pensions या allowances, इस तरीके की चीज़ों में डील करता है. charitable works के लिए भी डील करता है. Then acquisition, construction and maintenance and alteration of any building. Acquisition हो, construction हो या maintenance हो किसी भी तरीके की बिल्डिंग की for the purpose of company. Then selling, improving, managing, developing, exchanging, leasing of works necessary or convenient for the purpose of company. तो exchanging, leasing, mortgaging, depositing or turning into otherwise dealing with all the companies. तो ये भी पॉइंट्स हैं, इसमें से आप मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स को जरूर पढ़ लें, याद कर लें. Then acquiring and underwriting whole or any part of the business or any person or company when such business is of nature unrelated. Doing all such other things as an incidental or conductive to promotion or advancement of business of company. और वो बैंकिंग वो हर तरीके का काम करेगी जिससे कंपनी आगे बढ़ सके, प्रमोशंस मिल सके. तो उस तरीके की भी सारी एक्टिविटीज बैंकिंग करती हैं. एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कोई अदर तरीके के बिजनेस में भी which the central government may be notification in the official gazette specify as a form of business in which it is lawful for banking company to engage. अगर कुछ इस तरीके का बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दे दिए कि बैंकिंग को यहाँ इन्वॉल्व या एंगेज होना है, तो उस तरीके के बिजनेसेस में भी बैंकिंग एंगेज होती है. Then no banking company shall engage in any form of business other than those referred in section subsection 1. इनके अंदर जो रेफर्ड है उनमें बैंकिंग कंपनीज एंगेज हो सकती हैं, इसके अलावा एंगेज नहीं हो सकती. So section 6 of the act provides elaborately for a wide variety of business which a banking company may engage itself in. A fair consideration of this section as well as the definition of banking in the Banking Regulation Act indulged in by a banking company at any rate partakes the character of banking activity. तो ये हमने जो यहाँ पर पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेसिकली कि बैंकिंग कंपनीज किस तरीके से एंगेज हो सकती है बिजनेसेस में, कंपनी के प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, है ना. हर तरीके की चीज़ें देखी जाए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिविंग लोन्स और
एडवांसिंग लोन्स, किसी को लीजिंग पे देना है, किसी तरीके की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़े। स्टॉक्स या डिवेंचर्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि बैंकिंग वहाँ पे प्रॉपरली एंगेज है, कोई एसोसिएशन है वहाँ बैंकिंग एंगेज है, किसी भी तरीके के हमें गुड्स फॉरवर्ड करने हैं, क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स करना है तो भी बैंकिंग एंगेज है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो हमने अभी रीड करे हैं कि जिनमें बैंकिंग कंपनीज जो है मोस्टली एंगेज्ड हैं। तो मोस्टली एंगेज होने से यही मतलब है यहाँ पे कि किस किस तरीके से बैंकिंग हेल्प कर रही है अदर सेक्टर्स को, और गवर्नमेंट किस तरीके से कंपल्सरी बैंकिंग को एंगेज कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेसेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। इसके अलावा बैंकिंग या बैंकर या बैंकिंग का मेनली यूज कहाँ पे किया जाएगा, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स के रिगार्डिंग हमने सारी चीजें की हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस भी कंप्लीट ही हो चुका है। तो इसमें हमने ज्यादातर सारी चीजें बैंकिंग के रिगार्डिंग पढ़ी है। जैसे हमने रीजनल रूरल बैंक्स पढ़ा, तो रीजनल रूरल बैंक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑपरेटिव बैंक्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल इन पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स है, रीजनल लेवल पे या रूरल लेवल पे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है बैंकिंग सेक्टर का, तो ये सारी चीजें हमने प्रॉपरली डिस्कस करनी है, जिससे हमें ये तो आइडिया लग ही जाता है कि रीजनल रूरल बैंक्स कहाँ होती हैं। बेसिकली स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स में बैंक्स होती हैं ये, और बेसिकली किनकी हेल्प करते हैं, स्मॉल स्केल या वीकर सेक्शंस की हेल्प करते हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स की हेल्प करते हैं, आर्टिजन्स की हेल्प करते हैं, तो इस तरीके के लोग की हेल्प करते हैं। ऐसे हमने कोऑपरेटिव बैंक्स की जब ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी इससे पहले, जब हमने कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत टाइम पहले इंडिपेंडेंस से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स ही मेन वर्क कर रही थी उस टाइम पे, और कोई बैंक इतना अच्छे से वीकर सेक्शन के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स या जितनी भी अदर बैंक्स हैं वो लोग अपर क्लास हैवी या लार्ज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल फार्मर्स या वीकर सेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे रोल्स प्ले करे हैं। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप करने में हेल्प करी है, वीकर सेक्शन को अपर करने के लिए उनकी फाइनेंशियल हेल्प, उन्हें जिस भी तरीके की क्रेडिट हेल्प चाहिए वो हेल्प भी कोऑपरेटिव बैंक्स ने प्रॉपरली की है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बैंकिंग से भी जुड़ी हुई है। और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने अपना रोल प्ले किया है और कर भी रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग ज़्यादातर फोकस ही नहीं कर पाते इन तरीके की बैंक्स में, क्योंकि मोस्टली हम लोग कमर्शियल बैंक्स की साइड ही जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स में जैसे आपका PNB हो गया, अदर बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हम इसी तरीके की चीज़ों में चले जाते हैं। तो इस तरीके की बैंक्स में हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता। बट इस सिलेबस से, इस सब्जेक्ट से पढ़ने से एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चला होगा कि इनके अलावा भी जितनी ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिन बैंक्स के नाम हम मोस्टली जानते हैं, इनके अलावा भी अदर बैंक्स हैं जो बैंकिंग रोल प्ले कर रही है, वीकर सेक्शन को हेल्प कर रही है। जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया। अब रीजनल रूरल बैंक्स में हमने एक बात और करी थी, नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है, व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड पहले शायद आपको पता था या नहीं, तो नाबार्ड कितना मेन हेल्प कर रहा है रीजनल रूरल बैंक्स की, प्रॉपर सुपरवाइजरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है रीजनल रूरल बैंक के ऊपर। और रीजनल रूरल बैंक्स हमेशा ही किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके से किसी चीज़ की परमिशन चाहिए तो वो नाबार्ड से हेल्प लेती है, नाबार्ड को बताती है, और नाबार्ड फिर RBI से उसके ऊपर जो हराकी है उनसे बात करता है। तो इस तरीके से हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है। तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है हमारी कंट्री में या अदर कंट्रीज में, वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट है, कंट्री को आगे बढ़ाने का पॉइंट है। तो हर तरीके से हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट इस सब्जेक्ट से अगर आपने सारे लेक्चर्स सुने हैं, पढ़े हैं, तो इनसे ये जरूर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कौन सी बैंक क्या है, एटलीस्ट नाम क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रही है, इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो BBA थर्ड सेम में एज पर सिलेबस भी है। इवन पहले ये अदर कोर्सेज में भी होता था, आज के टाइम में ये दूसरे नाम से भी अदर कोर्सेज में है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे हमने अभी कोऑपरेटिव बैंक्स को डिस्कस किया, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में किस किस तरीके की बैंक्स आती हैं। देखिए, प्राइमरी बैंक, सेंट्रल बैंक,
स्टेट बैंक्स, लॉन्ग या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इस तरीके की सारी बैंक्स आती हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स। किसी भी एक पर क्वेश्चन हर साल आता है, तो आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।